टेम्परेचर जोन्स ऑन द बेसिस ऑफ लैटिट्यूड। किस बेसिस पे डिवाइड कर रखा है? ऑन द बेसिस ऑफ लैटिट्यूड, ऑन द बेसिस ऑफ लैटिट्यूड। तो डायग्राम के थ्रू बस को ड्रॉ कर लो, एग्जाम में कई बार पूछ लेते हैं पहले। तो 3 अलग अलग जोन बताए गए हैं ग्रीक थिंकर्स ने, और आज भी हम उसी को फॉलो अप करते हैं। तो एक छोटा सा अपने नोटबुक में जो है लेफ्ट हैंड साइड की तरफ या मिड में भी ड्रॉ कर सकते हैं, छोटा सा ग्लोब ड्रॉ कर लो आप लोग ऐसे करके। तो ये चलता नहीं मेरे इसमें ना, आप थोड़ा सा करिएगा। तो सबसे पहला अगर हम लोग लेके चलें इधर की तरफ, ये आप लोग को पता होगा ये आपका 90 डिग्री है नॉर्थ, और ऐसे ही आपका 90 डिग्री क्या है? साउथ है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऊपर वाले को आर्टिक हो गया और नीचे वाला क्या हो गया? हमारा अंटार्कटिक हो गया। ठीक है, तो जो पहला जोन है वो है आपका 66.5 नॉर्थ से लेकर 90 डिग्री तक। तो इस जोन को जो है बताया जो गया है वो है आपका क्या? फ्रिजिड जोन। इसमें लिख दीजिएगा फ्रिजिड जोन। ठीक है, इसको लिख दीजिए फ्रिजिड जोन। अब जहां आपने फ्रिजिड जोन लिखा है वहीं पे पॉइंट्स बना के लिखो। इसमें लिखिएगा सन इज नेवर वर्टिकल। इसमें इस जगह पर जो भी लोग रहते हैं, ठीक है, सन इज नेवर वर्टिकल। पॉसिबल ही नहीं है, बिल्कुल सर के ऊपर कभी नहीं आएगा। 12 महीने के 12 महीने हमेशा सामने की तरफ दिखेगा। सन इज नेवर वर्टिकल। ठीक है, एक तो पहला फीचर आपको हमेशा यहां पर ये मिलेगा। फिर दूसरा लिखो डेज। सेकंड फीचर क्या मिलेगा आपको फ्रिजिड जोन में? अच्छा, ध्यान रखना ऐसा ही फ्रिजिड जोन आपको नीचे भी मिलेगा साउथ में, वो मैं ड्रॉ नहीं कर रहा हूं, पर दोनों पोल्स में आपको मिलेगा। तो दूसरा पॉइंट लिखो डेज एंड नाइट्स, डेज एंड नाइट्स आर ऑफ 6 मंथ ड्यूरेशन, आर ऑफ 6 मंथ्स ड्यूरेशन। ठीक है, डे एंड नाइट आर ऑफ 6 मंथ्स ड्यूरेशन। यानी कि अगर मैं अभी की बात करूं, जो हमारा ये महीना चल रहा है नवंबर का, तो अभी अगर आप नॉर्थ पोल में चले जाएं, ठीक है, यानी कि 66.5 से ऊपर चले जाएं, जो भी आपके यूरोपियन कंट्रीज हैं या कनाडा है, तो अभी वहां 6 महीने की रात शुरू हो चुकी है। ठीक है, और इसी समय अगर आप कहाँ चले जाएं, नीचे साउथ में चले जाएं, ठीक है, ये भी आपका कितना है? 66.5 साउथ है। ठीक है, इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं? ये भी आपका वही फ्रिजिड जोन होता है। बट यहाँ आपकी अब क्या हो चुकी है? 6 महीने का दिन शुरू हो चुका है। ठीक है, दोनों में फर्क है। जब एक तरफ 6 महीने की रात होती है तो दूसरी तरफ हमेशा 6 महीने का दिन होता है। जब उधर रात होगी तो इधर की तरफ क्या होगा? दिन होगा। ठीक है, और इसका रीजन मैं पिछले लेक्चर्स में आपको बता चुका था कि अर्थ की जो पोजीशन है एज कंपेयर टू सन के मुकाबले वो टिल्ट होती रहती है। ठीक, तो ये हमारा फ्रिजिड जोन है, इसके डिग्री को याद रखना, और इसके ये जो 2 फीचर्स हैं, ये 2 फीचर्स को आपको याद में रखना है। उसके बाद पहले बीच में एक कोटर बना दूं। उसके बाद जो आपकी अगली जोन है, ठीक है, कुछ वो आपकी कुछ इस तरीके से बनेगी, ऐसे करके ड्रॉ कर लो, और ये आपकी है 23.5। ठीक है, 23.5 नॉर्थ। और अगर हम देखें तो बाय डिफॉल्ट ये कौन सी लाइन है जो नॉर्थ हेमिस्फीयर में 23.5 पे होती है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात हो रही है। तो ये जो पूरी जोन है, ये वाली जोन, यानी कि 23.5 से शुरू करते हुए, नॉर्थ से शुरू करते हुए ऊपर की तरफ जाओगे कहां तक? 66.5 तक। इस जोन को हम लोग कहते हैं टेम्परेट जोन। ठीक है, इसको लिख लीजिए टेम्परेट जोन। ये हमारी क्या हो गई? टेम्परेट जोन हो गई। ठीक है, 23.5 नॉर्थ से 66.5 नॉर्थ, और बिल्कुल ऐसी जोन आपको नीचे साउथ में मिलेगी। 23.5 साउथ, यानी कि कैप्रिकॉन से शुरू करते हुए कहां तक जाएगी? पूरी साउथ पोल तक जाएगी। ठीक, अब अगर हम यहाँ की कुछ फीचर्स की बात कर लें, एक डॉट बना के लिखो। इसमें लिखिएगा, इसमें लिखिए ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट इज लॉन्गर। इसमें पहला पॉइंट लिखो ड्यूरेशन ऑफ डे एंड
नाइट, ठीक है। ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट इज लॉन्गर, थोड़े बड़े होते हैं, इज लॉन्गर, बट नेवर मोर देन 24 आवर्स, बट नेवर मोर देन 24 आवर्स, ठीक है, बट नेवर मोर देन 24 आवर्स। तो जैसे हमने बताया था कल, पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था हम लोगों ने कि इस समय पूरे नॉर्थ हेमिस्फेयर में जो है सर्दियां शुरू हो गई हैं, और पूरे नॉर्थ हेमिस्फेयर में सर्दियां शुरू होने की वजह से क्या होगा, या क्यों सर्दियां शुरू हुई हैं, क्योंकि अब हमारे पूरे नॉर्थ हेमिस्फेयर में जो डेज हैं, जो आवर्स हैं एक दिन के, वो घट गए हैं अब आपके, ठीक है। तो उस वजह से सन का इंसुलेशन कम हो गया है, अपने आप सर्दियां शुरू हो गई, ठीक। ये चीज आपको ध्यान में एक चीज रखनी है। फिर एक और चीज लिखो, सेकंड पॉइंट आपका इसी टेम्परेट जोन में, और ध्यान रखना ऐसा ही टेम्परेट जोन आपको नीचे साउथ हेमिस्फेयर में भी मिलेगा। सेकंड फीचर लिखो इस टेम्परेट जोन का, तो आप लोग इमेजिन कर पा रहे होगे। तो आप में से कोई बताएगा मुझे कि हम देहरादून के लोग इस टेम्परेट जोन में आते हैं कि नहीं आते हैं? आते हैं सर। आते हैं, क्योंकि आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है हमारे इंडिया के बीचों बीच से पास ऑन हो रहा है, यानी कि गुजरात, राजस्थान, एमपी, झारखंड, छत्तीसगढ़, और हम लोग कहाँ ऊपर उत्तराखंड में रहते हैं, तो हम लोग टेम्परेट जोन में आते हैं। यानी कि यही फीचर जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये हमारे यहाँ देहरादून में, दिल्ली, पूरा मतलब नॉर्थ हेमिस्फीयर में, सॉरी नॉर्थ इंडिया में ये फीचर्स आपको दिखेंगे। सेकेंड पॉइंट लिखेगा सीजनल कॉन्ट्रास्ट। सेकेंड फीचर जो आपको यहाँ पे मिलेगा, सीजनल कॉन्ट्रास्ट इज प्रेजेंट, ठीक है। सीजनल कॉन्ट्रास्ट इज प्रेजेंट। अब सीजनल कॉन्ट्रास्ट का मतलब सिंपल है, यानी कि समर्स का आना, विंटर्स का आना, ह्यूमिडिटी, या कह सकते हो कि ऑटम का जो है मौसम का आना, है ना, पतझड़ हो गया, ये सब चीजें ये आपको यहाँ पे दिखेंगी। कहाँ पर? इस जोन में 23 से लेकर 66 के बीच में, और ऐसी आपको साउथ मिलेगी। तो ये बड़ा खास फीचर है, क्योंकि जो सीजनल कॉन्ट्रास्ट होते हैं कि आपको पतझड़ से लेकर सावन से लेकर गर्मी से लेकर सर्दी सब मिल रहे हैं, इसी बेसिस पे फिर यहाँ पे वेजिटेशन आपको मिलते हैं, उस टाइप के पौधे मिलते हैं आपको, शुरू हो जाते हैं, और इसी बेसिस पे फिर आपको यहाँ का जो वो है एनिमल्स की पॉपुलेशन है, या जो टाइप्स ऑफ एनिमल्स होते हैं वो भी आपको मिलने शुरू हो जाते हैं। अब आते हैं हम लोग तीसरी जोन में। जो तीसरी जोन है बाय डिफॉल्ट, अगर मैं इसको यहाँ पर, ये भी ऐसी जोन यहाँ क्रिएट कर देते हैं, ये भी आपकी लाइन जो है क्या है, 23 है ना, हाफ साउथ में। तो ये हम किस लाइन की बात कर रहे हैं? ये लाइन आपकी कैप्रिकॉर्न है, कैप्रिकॉर्न, ठीक है। तो यहाँ पर भी बिल्कुल वैसे ही मौसम होगा जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा, तो उसको हम लोग दोनों आपको दिखेंगे। अब जो बचा तीसरा, यानी कि बीच वाला, ये वाला जोन, ये लिखिए, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रॉपिकल जोन। ये आपका आ गया ट्रॉपिकल जोन। तो ट्रॉपिकल जोन को अगर आप देखो तो ये आपको मिलेगा कितने, कहां से कहां तक? 23 है ना हाफ नॉर्थ से लेकर 23 है ना हाफ साउथ, ठीक है, इसके बीच में, यानी कि यहां से लेकर यहां तक का जो है ये आपका ट्रॉपिकल जोन हो गया, या कह सकते हो कि तीसरा। ये हमने पहला पढ़ लिया, ये हमने दूसरा पढ़ लिया, ये हमारा तीसरा हो गया ट्रॉपिकल जोन, ठीक है। तो देखें तो अगर हमारा जो आधा इंडिया है, यानी कैंसर से नीचे नीचे का, या आप कह सकते हो कि ये जो पूरा हम लोग ट्राइंगुलर नीचे का है, वो पूरा आपका ट्रॉपिकल जोन में आता है। अब यहाँ का जो फीचर है वो लिख लो, क्या है? वर्टिकल सन रेज, एक ही फीचर लिखो, बड़ा अच्छा फीचर है, वर्टिकल सन्स रेज एट लीस्ट वंस एवरी ईयर, वर्टिकल सन्स रेज एट लीस्ट वंस एवरी ईयर, ठीक है, एटलीस्ट वंस एवरी ईयर, एक बार आपको यहाँ पे बिल्कुल परपेंडिकुलर जो है मिलेगी। बाकी टाइम थोड़ी सी तिरछी होगी, लेकिन कोई बात नहीं। फिर लिखिए सेकंड पॉइंट बना के, टेम्परेचर थ्रू आउट ईयर, यहाँ पे क्या हो रहेगा? टेम्परेचर थ्रू आउट ईयर बिटवीन 25 टू 35 डिग्री सेल्सियस, ये एवरेज है, ठीक है। ये बहुत अच्छी चीज है यहाँ की, टेम्परेचर थ्रू आउट ईयर बिटवीन 25 टू 35 डिग्री सेल्सियस, 25 टू
35 डिग्री सेल्सियस। जबकि आप टेम्परेट जोन की बात करें, जहां हमारा उत्तराखंड है या दिल्ली है, यहाँ पे अभी देखो सर्दियों के में माइनस में टेम्परेचर पहुंच जाएगा। उसके ऊपर चले जाओ आप फ्रिजिड जोन में, वहां तो हमेशा ही आपको क्या मिलेगा, माइनस में टेम्परेचर आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारी 3 जोन है जिसको हम लोग बोलते हैं रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, यहाँ से या तो आपके एग्जाम में डिग्री पूछ लेता है, या तो आपके एग्जाम में ये सारी चीजें जो उनके करेक्टर्स हैं वो ये एग्जाम में पूछ लेते हैं। ठीक है, चलो अब हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे अपना क्लाइमेटोलॉजी में, और वो है आपका, हेडिंग डालना जैसा कि आपको दिख रहा है, एयर प्रेशर। हेडिंग डालिएगा, एयर एयर प्रेशर, एयर प्रेशर। ठीक है, और जैसे कि आप सामने देख रहे हैं, ये जो इमेज है ये लगभग लगभग हर किताब में, किसी भी एनसीईआरटी किताब उठा के देख लो या कोई भी फिजिकल ज्योग्राफी की किताब उठा के देख लो, आपको ये इमेजेस जो है वो मिल जाएंगी। अब टेक्स्ट शुरू करने से पहले 3-4 चीजें पहले हम लोग समझ लेते हैं कि आपको ये इमेज समझने में आसानी हो। तो बड़े आराम से आपको ये जो एरो बन रहे हैं आपको बनाने आ जाएंगे। ठीक है, और एग्जाम में भी यही चीजें पूछना शुरू कर देते हैं और एग्जाम में। अब सबसे पहले 2-3 चीजें समझते हैं। जो हमने इनिशियल पढ़ा था कि क्या जो एटमॉस्फेयर है, यानी कि ट्रोपोस, स्ट्रैटोस, मीजोस, थर्मोस, क्या वो आपके ऊपर प्रेशर डालता है? हाँ डालता है, हम लोगों ने पढ़ा था, क्योंकि इतनी सारी आपके ऊपर लेयर्स होती हैं तो एज यूजुअल उनका वेट आपके सर पे पड़ेगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये जो वेट आपके ऊपर पड़ता है इसका आपको पता नहीं चलता, और उसकी वजह यह है कि बिल्कुल उसी वेट को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमारी जो इवोल्यूशन के दौरान, हम ही नहीं जितने भी आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म है या लिविंग आपके एनिमल्स हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं एनिमल बायोडाइवर्सिटी, उन सब में, उनके स्केलेटन में, उनके ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में ऐसा कह सकते हो कि एंटी प्रेशर सिस्टम बन गया है कि हम उस प्रेशर को बिल्कुल न्यूट्रलाइज कर देते हैं। अब आप बोलोगे कि कौन सा प्रेशर भाई, कितना प्रेशर जिसको हम न्यूट्रलाइज करते हैं? तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैलकुलेट किया गया है सी लेवल पे, पहले थोड़ा समझ लो फिर आगे लिखना। जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, मैं लिख देता हूं उसको, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो कैलकुलेट किया गया है सी लेवल पे, वो है आपका 1034 आपका ग्राम। ठीक है, 1034 ग्राम पर स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, पर स्क्वायर सेंटीमीटर। यानी कि अगर हम एक ऐसे करके स्क्वायर सेंटीमीटर को लें तो हम ये देखेंगे कि उसके ऊपर, मैं किलोग्राम में बोल देता हूँ ज़्यादा अच्छा लगेगा, 1 kg का क्या पड़ रहा है, प्रेशर पड़ रहा है। किसका? एटमॉस्फेयर का। आप समझ सकते हैं 1 kg बहुत भारी होता है। तो आप देखो हमारा जो ये सर है, करीब करीब 15x20 ऐसे करके इसका एरिया होगा। ये हमारा कंधा हो गया, जब हम लेटते हैं तो पूरा हमारा जो एरिया होगा बॉडी का वो कितना बड़ा होगा। तो आप सोचो कि आपके ऊपर, एक ह्यूमन बीइंग के ऊपर या पूरे जितने भी एनिमल्स हैं सबके ऊपर आपका करीब करीब मान के चलो 50 kg 60 kg का क्या पड़ रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पड़ रहा है। लेकिन हमको पता नहीं चलता, क्योंकि उसके ठीक अगेंस्ट में हमारा स्केलेटन सिस्टम ऐसा बन चुका है, हमारा मसल्स ऐसी हैं, हमारा हार्ट बीट ऐसी है कि उस प्रेशर को हम लोग क्या कर देते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं। ठीक है, तो पहली चीज आपको ये समझना है। ठीक है, पहली थ्योरी हमारी ये हो गई। दूसरी थ्योरी क्या है कि एक क्लास 9-10 पे आपने पढ़ा होगा या 11 तक में आता है कि जो विंड का फ्लो होता है, जो विंड बहती है कहाँ से कहाँ की तरफ बहती है, ये दूसरी थ्योरी। जब ये और एरो समझ में आएंगे तो विंड का फ्लो, ये शायद मैंने पहले ही बताया था कि हमेशा हाई प्रेशर से किधर की तरफ रहता है, लो प्रेशर की तरफ रहता है। एक रूल तो ये बोलता है, तो रूल नंबर 1 ये हो गया कि विंड का जो फ्लो होगा हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ होगा। चलो अच्छी बात है। दूसरा एक और रूल बोलता है आपका फिजिक्स में कि जब किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, मान लो ये आपका एक पॉइंट है, हम एक इमेजिनेशन कर लेते हैं कि ये आपका एक पॉइंट है और एक आपका क्या है, बी पॉइंट है। ठीक है, 2 पॉइंट्स को हम लोग इमेजिन करते हैं कि 2 पॉइंट्स हैं। लॉजिक क्या बोलती है या थ्योरी क्या बोलती है कि जब पर्टिकुलर किसी एक पॉइंट पे हाई टेम्परेचर होता है, ठीक है, टेम्परेचर क्या हो रहा है, हाई हो रहा है उस जगह पर, तो हम इमेजिन करते हैं कि भाई ए कोई एक जगह है जहां पे लगातार जो है टेम्परेचर इंक्रीज होता जा रहा है। तो जैसे आपका टेम्परेचर यहाँ पे हाई होगा तो यहाँ पर जो प्रेशर होगा, या कह सकते हो कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, वो आपका लो होता जाएगा। टेम्परेचर हाई होगा तो प्रेशर क्या होगा, लो होगा। ठीक है, तो साफ सी बात है, हम ए में कहते हैं कि यहाँ पे हाई टेम्परेचर है और तो प्रेशर क्या हो गया आपका, लो हो गया। ठीक है, इसके ठीक उल्टा बी पॉइंट को समझते हैं। यहाँ पे हम इमेजिन करते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, टेम्परेचर जो है
वो आपका लो हो रहा है, यानी कि लो टेम्परेचर, LT से डिनोट कर देते हैं। बी पॉइंट पे टेम्परेचर क्या है, लो है, तो यहाँ पर जो एयर प्रेशर होगा वो क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। ठीक, तो अगर आप देखिए कि यहाँ पर हाई प्रेशर बन गया बी पॉइंट में, क्योंकि यहाँ पे लो टेम्परेचर था, और ए पॉइंट में हाई टेम्परेचर होने की वजह से यहाँ पे क्या क्रिएट हो गया, लो प्रेशर बन गया। तो जैसे ये डिफरेंस बना, तो अभी हमने ऊपर पढ़ा था पहली थ्योरी वाले में कि हमेशा विंड का जो फ्लो होता है वो हाई प्रेशर से किधर की तरफ होता है, लो प्रेशर की तरफ आपका होता है। ठीक है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ होता है। यानी कि आपको ध्यान रखना है कि भाई हमारा जो पूरे ग्लोब में जो विंड का फ्लो हो रहा है उसमें टेम्परेचर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि जहां टेम्परेचर हाई होगा वहां प्रेशर लो होगा, जहां टेम्परेचर लो होगा वहां प्रेशर हाई होगा, और हमेशा विंड का फ्लो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलना शुरू होगा। ठीक है, तो ये तीसरा पॉइंट भी आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, ये कुछ 3 थ्योरीज हमने समझ ली, सबको समझ में आ रहा है यहाँ तक, जितनी मैंने अब तक आपको कहानी बताई कि प्रेशर विंड का फ्लो क्यों होता है हाई टू लो, और टेम्परेचर किस तरीके से प्रेशर को कंट्रोल करता है, ये तीनों चीजें समझ में आ गई। क्लियर है सबको यहाँ तक? ये मैं लिखा नहीं रहा हूँ, ये ऐसी चीजें लिखाऊंगा तो बहुत टाइम हमारा लगेगा। अभी यहाँ तक समझ में आ रहा है सबको कि मैं लिखाऊं इसको? यस सर। आगे ठीक, अदिति, स्तुति, ध्रुव, ये लॉजिक समझ में आ गई, यस सर। कहानी चल रही है यस हमारी। सर। ठीक, इसको मैं लिखा नहीं रहा हूँ, बहुत टाइम हमारा वेस्ट होगा, लेकिन इतना मुझे लग रहा है कहानी समझ में आ गई होगी आप लोगों को। ठीक है, तो ये शॉर्ट में लिखना है तो कहीं पे लिख लो कि जहाँ आपका हाई प्रेशर होगा वहां से हमेशा जो विंड होगी उसका ब्लो लो प्रेशर की तरफ होगा, और जहां पर भी आपका हाई टेम्परेचर होगा बाय डिफॉल्ट हमेशा आपका हाई प्रेशर में क्या होगा, आपका लो टेम्परेचर होगा। यहाँ पे आपको जब टेम्परेचर कैलकुलेट करोगे तो लो होगा, और जहां आपका लो प्रेशर होगा, ठीक है, वहां पे हमेशा आपको क्या मिलेगा, हाई टेम्परेचर मिलेगा, हाई टेम्परेचर। ठीक है, अब इसको आपको ऐसे भी इमेजिन नहीं करना है कि ये आपका ए पॉइंट है जहाँ पे हाई प्रेशर है, ये आपका बी पॉइंट है, तो टेम्परेचर में डिफरेंस होगा। इसका मतलब जब भी मैं हाई प्रेशर टेम्परेचर बोल रहा हूँ इसका कतई ये मतलब नहीं है कि यहाँ पे 40 डिग्री 50 डिग्री ऐसा टेम्परेचर है। बट अगर आप दोनों पॉइंट्स को कंपेयर करोगे, यहाँ पर इस पॉइंट को और इस पॉइंट से कंपेयर करोगे, तो हमेशा आपको टेम्परेचर का डिफरेंस मिलेगा। ठीक है, चलिए, इतनी हमारी थ्योरी हो गई। ठीक, अब एक और चीज समझते हैं हम लोग, ये एरो को समझाने के लिए। आपके क्या थे कि दो, आप कह सकते हो दो साइंटिस्ट थे आपके। एक थे आपके कोरोलियस, CORRIOLIS, कोरोलियस, एक ये साइंटिस्ट थे। और दूसरे आपके जो साइंटिस्ट थे या जियोलॉजिस्ट कह सकते हो, क्लाइमेटोलॉजिस्ट थे, फेरल थे आपके। ठीक है, फेरल, ये दो साइंटिस्ट हम लोग पढ़ते हैं। इन्होंने क्या दिया, एक लॉ दिया, और लॉ बड़ा अजीब सा दिया, शुरू में कईयों को समझ में नहीं आया। लॉ क्या था, फैरल और कोरोलियस, इसको वर्ड लिखना तो लिख लो, पहला लिख लो फैरल, FERREL, फैरल्स, फैरल्स लॉ, और दूसरा आपका वर्ड लिखो कोरोलियस, CORIOLIS, कोरोलियस। ठीक है, ये दो वर्ड लिख लो आपको। अच्छा, अब दोनों ने जो लॉ दिया उसको हम कैसे फॉलो अप करते हैं। उन्होंने क्या लॉ दिया कि जब भी आप विंड जहां से चल रही होती है और जिधर की ओर जा रही होती है, तो अभी हमने पढ़ लिया कि भाई अगर आपका ये ए पॉइंट है और यहां पर आपका क्या है, हाई प्रेशर है, ठीक है, और एक आपका क्या है, बी पॉइंट है, ठीक है, तो यहां पर क्या है, लो प्रेशर है। ठीक है, तो हमेशा विंड क्या करेगी, ए से बी की तरफ चलेगी, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ठीक है, चलो बढ़िया है। तो इन्होंने क्या कहा कि अगर विंड जहां ब्लो कर रही है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की तरफ जा रही है, और आप अगर विंड की तरफ अपनी पीठ करके खड़े हुए हैं, तो विंड की तरफ पीठ करके खड़े होने का मतलब जहां से विंड आ रही है और जहां जा रही है, तो यानी कि जहां से विंड आ रही है वहां पे पीठ कर दी, तो कहाँ खड़े होंगे हम लोग, अदिति? हमारी जो पीठ होगी किधर होगी, बी की साइड की ए की साइड? अगर मान लो हम बोले कि अगर हम स्फेरल लॉ को फॉलो करते हैं। हेलो हाँ, सर, मैं ना एक्चुअली ड्राइव कर रही हूँ अभी ना, तो मैं अरे जस्ट सुन रही हूँ। मुझे बोल देते, चलो कोई बात नहीं सर, कोई नहीं, मैं बस पहुंचने वाली हूँ घर ना। नहीं। आजकल चलो कोई बात, बैंक का लोड काम का ये तो ना, इसमें बहुत काम हो जाता है। हाँ चलो भाई, जो घर पे हैं बताओ मुझे, फिर भी, या ध्रुव?
यस सर हमारा सर फेस आप बी की तरफ होगा। क्या बोल रहे हो ध्रुव? हमारा फेस बी की तरफ होगा। फेस बी की पीठ तरफ होगा, ए बढ़िया। और ए की तरफ क्या होगी? पीठ होगी। ठीक है, बढ़िया। बैक। ठीक, बहुत बढ़िया। शिरवी, यही आंसर था? सर मैं बोल रही थी आप एक बार क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दोगे, मेरे को ठीक से समझ नहीं आया क्वेश्चन। तो अब मैं ड्रॉ कर देता हूँ। देखो, ये तो समझ में आ रहा है शिरवी की हवा कहाँ से कहाँ चल रही है? ए से बी की तरफ। यस सर। ठीक है, क्योंकि यहाँ हाई प्रेशर है, यहाँ लो प्रेशर है। तो क्वेश्चन मेरा था कि हमारी पीठ किधर की तरफ होगी? फैरेल्स लॉ, कोरिलियस की तरफ। ठीक है, जो वो कह रहे थे कि इन दोनों साइंटिस्ट ने कहा कि आपको क्या करना है, अपनी पीठ जो है जहां से हवा आ रही है उधर की तरफ कर देनी। तो हमेशा हवा कहाँ से आ रही होगी? हाई प्रेशर की तरफ से आ रही होगी। तो अगर मैं ड्रॉ करूं तो ऐसे ऐसे करके हमने क्या कर दिया भाई? ड्रॉ कर दिया ऐसे करके इंसान। तो इधर इधर की तरफ इसका क्या हो गया? फेस हो गया बी की तरफ। और इधर की तरफ इसका क्या हो गया? बैक हो गया। ठीक है, तो यस फैरेल्स लॉ सर। और कैरोलिस ने ये कहा कि पहले आप इस पोजीशन पे खड़े हो जाइए। चलो भाई, खड़े हो गए कि फेस हो गया बी की तरफ, लो प्रेशर की तरफ, और हमारी पीठ जो है वो आपके ए यानी कि हाई प्रेशर की तरफ होगी। तो क्या होगा? जो विंड का डायरेक्शन होगा वो हमेशा राइट की तरफ होगा। जब भी आप ऐसी पोजीशन पे खड़े होंगे, विंड जो है वो राइट की तरफ मुड़ जाएगी। इतना सबको समझ में आया? विंड कहाँ मुड़ रही है? राइट की तरफ। आपने अपना बैक कर दिया है हाई प्रेशर की तरफ, यानी जैसे मैं बैठा हूं तो मेरे पीछे हाई प्रेशर है और मेरे सामने लो प्रेशर है। तो विंड पीछे से आगे की तरफ जब जा रही होगी तो हमेशा राइट की तरफ मुड़ेगी। ये थोड़ी समझ, इतना समझ में आया जो मैंने बताया अभी? खाली इतनी सी चीज सबको समझ में आ गई कि विंड राइट की तरफ मुड़ जाएगी। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। ठीक, स्तुति क्लियर है? ध्रुव यस क्लियर है? सर। ठीक। अब इसी में एक और चीज ऐड ऑन कर देते हैं हम लोग कि ये जो सिचुएशन है कि विंड राइट की तरफ मुड़ रही है, ये तभी होगा जब आप नॉर्थ हेमिस्फीयर में खड़े होंगे। ये कब होगा? व्हेन यू आर स्टैंडिंग इन द नॉर्थ हेमिस्फीयर। ठीक है, तो हमको तीन सिंपल जो लॉ हैं फॉलो करने हैं कि हाई प्रेशर की तरफ हमने पीठ कर देनी है, अपना फेस लो प्रेशर की तरफ करना है, और विंड अगर हम नॉर्थ हेमिस्फीयर में खड़े हैं तो वो हमेशा राइट की तरफ मुड़ जाएगी। बस इतना हमारा खत्म। फैरल लॉ खत्म, कैरोलियस खत्म, इतना हमने डिग्री समझ ली। अब ठीक इसका उल्टा कर देते हैं। उल्टा का मतलब, अब हम खड़े तो वैसे ही होंगे, यानी कि हमेशा पीठ हमारी हाई प्रेशर होगी और आगे सामने लो प्रेशर होगा। लेकिन इस बार जो है वो हम लोग खड़े हुए हैं कहाँ की तरफ? साउथ हेमिस्फीयर में। यहाँ पे हम खड़े थे नॉर्थ हेमिस्फीयर में, अब हम खड़े होते हैं साउथ हेमिस्फीयर में। तो यहाँ ठीक उल्टा हो जाएगा। वही पॉइंट होगा ए, अच्छी बात है, यहाँ पे हाई प्रेशर है। वही पॉइंट आपका बी होगा जहां पर क्या है? आपका लो प्रेशर है। लेकिन इस बार क्या होगा? जो विंड होगा, और इसको भी ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, जो विंड होगी वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ बढ़ रही होगी, लेकिन वो लेफ्ट की तरफ मुड़ जाएगी। बस। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि अगर आप नॉर्थ हेमिस्फीयर में हैं तो विंड राइट की तरफ मुड़ रही है, और अगर आप साउथ हेमिस्फीयर में हैं तो विंड लेफ्ट की तरफ मुड़ रही है। और विंड हमेशा कहां से कहां चल रही है? ध्यान रखना, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ये थ्योरी यहां तक समझ में आ गई? चार थ्योरीज, चारों चीजें सबको समझ में आ गई? अगर थोड़ा बहुत ड्रॉ कर सकते तो ड्रॉ कर लो। शिल्वी, हाँ बोलो। गॉट इट? सर आई वाज सेइंग क्या समझ। सॉरी शिल्वी, मैं सुन नहीं पाया। समझ में आया कि मैं लिखवाऊं उसको? इतना नेक्स्ट सर आ गया। आ गया? ठीक, बढ़िया। ध्रुव, कोई क्वारी इसमें? ये एरो समझ में आ गया कैसे बन रहे हैं अभी? यस सर। ठीक है, स्तुति समझ में आ गया? यस सर। ठीक। अब देखो, जो पीसीएस है और आपका यूपीएससी है, अब वो क्वेश्चन कैसे पूछता है? अब इस आपकी जो नॉलेज है उसको वो कनेक्ट करेगा आपके ज्योग्राफिकल जो सोच है उससे। वो बोलेगा कि आप कैनबरा में खड़े हुए हैं, और कैनबरा में खड़े होने के बाद आपने अपनी पीठ हाई प्रेशर की तरफ कर दी। जैसे मेरे पीछे हाई प्रेशर है और आगे लो प्रेशर, और मैं कैनबरा में खड़ा हुआ। वो क्या पूछेगा कि जो विंड है वो राइट तरफ मुड़ेगी कि लेफ्ट तरफ मुड़ेगी? अब बताओ। मैं कैनबरा, लेफ्ट। लेफ्ट क्यों? लेफ्ट। लेफ्ट क्यों मुड़ेगी? साउथ। हाँ, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया साउथ में। बढ़िया, कैनबरा कहाँ हुआ? ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल हुआ। ऑस्ट्रेलिया कहाँ हुआ? साउथ हेमिस्फीयर हुआ। ये समझ में आ रहा है? क्वेश्चन किस तरीके से पूछेगा, वो कैसे लिंक कर रहा है आपस में। ठीक है, ऐसे ही वो पूछ लेगा कि आप आबू धाबी में खड़े हुए हैं,
या आप क्या कहते हैं टोरंटो में खड़े हुए हैं, या आप इटली में हैं, या उसका कोई एक सिटी का नाम दे देगा। ठीक है, तो वो इस तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं। स्तुति समझ में आ गया इतना? शिल्पी समझ में आ गया कि किस तरीके से करेक्ट करना? यस सर। ठीक है, तो वो एक क्वेश्चन उनका बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है, और यहाँ पर आप रट्टाफिकेशन करने बैठोगे आपको कभी ये क्वेश्चन सॉर्ट आउट नहीं कर पाओगे। ठीक है, अब अगर आप एरो की तरफ ध्यान दो, जितने एरो बने हुए हैं, ठीक है, अगर आप एरो की तरफ ध्यान दो तो आपको जो मैंने अभी तक थ्योरी आपको कैरोलिस की पढ़ाई ओरली, उस वो बिल्कुल थ्योरी सही बैठती है। जैसे ये एरो कहाँ की तरफ मुड़ रहे हैं? राइट। तो साफ सी बात है, इधर क्या होगा आपका? हाई प्रेशर होगा, और सामने क्या होगा? लो प्रेशर होगा। ठीक है, तो राइट मुड़े ना। ठीक, अब यहां देखो, ये वाले में देखो, यहां क्या है आपका? नीचे हाई प्रेशर होगा, ऊपर क्या है? लो प्रेशर है, तो किधर मुड़ गया? राइट की तरफ। समझ में आ रहा है? फिर देखो यहां देखो, इस वाले में देखो, यहां पे क्या है? हाई प्रेशर है, देखो ये लिखा हुआ है हाई प्रेशर। नीचे क्या है आपका? लो प्रेशर है, किधर की तरफ मुड़ गया? राइट की तरफ। ये एरो समझ में आ गया? आप लोगों को ये एरो समझ में आ गया कैसे बने? जो ये एरो बना रखे, क्लियर है सबको? ध्रुव, स्तुति, श्रीवी, यहाँ तक क्लियर है? ऊपर का एरो, हाँ जी सर। ठीक है। और हाँ जी। इसी एरो को साउथ हेमिस्फीयर में देखो। साउथ में देखो आप, ये मैं इसको हटा रहा हूं, ये देखो यहां पर क्या है? ये हाई प्रेशर, ठीक है, और ये आगे क्या है? लो प्रेशर। सब कहाँ एरो मोड़ रहे हैं? लेफ्ट की तरफ। ठीक है, क्योंकि आपकी पीठ कहाँ है? हाई प्रेशर की तरफ, और आपका चेहरा कहाँ है? लो प्रेशर। अब इसी को इधर देखो, अब आपने पीठ घुमा दी, अपनी पीठ अब इधर कर दी हाई प्रेशर की तरफ, चेहरा आपने साउथ हेमिस्फीयर में कर, साउथ पोल की तरफ कर दिया, देखो लेफ्ट की तरफ। ठीक है, कहाँ मुड़ गया? लेफ्ट की तरफ। ठीक, तो ये वाले आपके जो एरो हैं वो कुछ इस तरीके से आपके बने हैं। अगर आपने बस ये थोड़ी ध्यान रखी कि आप नॉर्थ हेमिस्फीयर में खड़े हैं तो राइट की तरफ मुड़ेंगे एरो, और अगर आप साउथ की तरफ खड़े हुए हैं तो सारी की सारी विंड जो है लेफ्ट की तरफ आपकी मुड़ेगी। ठीक, चलो अब मैं आगे बढ़ता हूँ। तो ये इतना थ्योरी अगर आपको समझ में आ गई है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये कोरोलियस इफेक्ट हो गया, फैरल लॉ हो गया, ये सब चीजें थोड़ा सा आप लोगों को समझनी होती है। चलिए, अब क्या है, ये जो आप नाम देख रहे हो, जैसे पहला नाम आपका हाई प्रेशर बेल्ट, ये दूसरा नाम आप देख रहे हो लो प्रेशर बेल्ट, या इसको बोलते हैं सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। फिर आप देख रहे हैं सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। अब इनको समझना शुरू करते हैं, क्या चीज है हॉर्स एटीट्यूड, बहुत बार सुनते होंगे आप लोग। ठीक है, अब इसको समझेंगे हम। ये पहले आपको एरो समझ में आ गया तो अच्छी बात है। चलिए अब आते हैं, अब टेक्स्ट लिखना शुरू कीजिए आप लोग। पहला पॉइंट बना के लिखिएगा, द एयर exerts, EXERT, the air exerts pressure through its weight, जो हमने अभी समझा। the air exerts pressure through its weight which is, कितनी होती है भाई एयर हमारे ऊपर जो सर पे डाल रही है, which is, जो मैंने अभी आपको फिगर लिखाई थी वही लिखो, 1034 ग्राम पर स्क्वायर सेंटीमीटर, पर स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, पर स्क्वायर सेंटीमीटर। तो देखो अब आपका एक और आपको क्या समझ में आएगा, जो हम लोगों ने 2-3 दिन पहले हमने डिस्कस किया था, जब हम पढ़ रहे थे कि जब आपके पैसेंजर प्लेन्स क्या करते हैं, टेक ऑफ करते हैं, और जब ऊपर जाते हैं ट्रोपोस्फियर में, फिर उसके बाद स्ट्रेटोस्फियर में उड़ते हैं, तो क्यों आपके जो प्लेन्स होते हैं वो एयर टाइट होते हैं। तो मैंने उस दिन भी आप लोग को बताया था कि यहाँ से ये मान लो ट्रोपोस्फियर है आपकी, ये आपकी स्ट्रेटोस्फियर है, प्लेन आपका सीधे टेक ऑफ करके यहाँ पहुंच गया। तो मान लो फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ आपके ऊपर 50 kg का प्रेशर पड़ रहा है ऊपर से, ठीक है, तो आपकी बॉडी यानी कि आपका हार्ट, आपका स्केलेटन उसी अमाउंट पे क्या कर रहा है? प्रेशर क्रिएट कर रहा है, जिससे वो न्यूट्रलाइज हो जाए, खासतौर पे आपका हार्ट। लेकिन जैसे ही आप इस पॉइंट पे पहुंचते हैं, तो मान लो यहाँ इस पॉइंट पे, ए पॉइंट पे तो मान लो 50 kg का प्रेशर है एटमॉस्फेयर का आपके सर के ऊपर, तो आपका जो हार्ट है वो उसी के अकॉर्डिंग क्या कर रहा है? पंप अप कर रहा है। लेकिन जब आप एरोप्लेन में बैठ के आप पहुंच गए कितने, लगभग 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर, और ये 20 किलोमीटर की ऊंचाई मान लो बी पॉइंट है, तो यहाँ पर जो प्रेशर होगा एयर का वो 50 kg नहीं होगा, अब वो कितना हो चुका होगा? 20 kg हो चुका होगा, क्योंकि इतना प्रेशर के मॉलिक्यूल्स घट गए। तो यहाँ पर क्या होता है कि अगर आप ऐसे एरोप्लेन में बैठे हैं जो ओपन है,
तो क्या होगा, वो प्रेशर जो होगा वो आपके ऊपर, आपको या तो क्रश करेगा या तो आपकी बॉडी पे असर डालेगा। इसलिए एरोप्लेन के अंदर वही प्रेशर मेंटेन रखना जरूरी होता है जब उसने टेक ऑफ किया था, ठीक है, वरना हमारी बॉडी में बहुत कुछ जो चीजें हैं वो गड़बड़ हो सकती है, ठीक। एक चीज आपको ध्यान में रखनी है। अच्छा, वापस आते हैं अपने टेक्स्ट में। तो द एयर एक्सर्ट द प्रेशर थ्रू इट्स वेट विच इज, मैंने लिखा दिया 1034 ग्राम्स पर स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है, पहली चीज। सेकेंड पॉइंट में आगे लिखिए, दिस एयर प्रेशर जो हमारे ऊपर पड़ रहा है इस समय, दिस एयर प्रेशर ऑल्सो चेंजेस या लिखो ऑल्सो वेरीज, VARIES, ऑल्सो वेरीज सीजनली, ठीक है, SEA, यानी कि सीजन्स का हमारे एयर प्रेशर पे असर पड़ता है सीजनली। एक तो ये लिख दो सीजनली, एंड दूसरा क्या होता है चेंज होने के लिए, स्पेशली, SPATIALLY, ठीक है। ये दो फैक्टर्स जो है इस एयर प्रेशर को चेंज करते हैं, ठीक है। सीजनल हो गया और स्पेस, यानी कि आप कहाँ खड़े हुए हैं। जैसे अपना एग्जांपल ले लेते हैं, इतना आपको फर्क महसूस तो नहीं होता होगा। जैसे कि आप अभी यहाँ हैं देहरादून में, और अचानक से एक ही रास्ता है कि आपको चॉपर में बैठाया जाए और सीधे इस समय कहाँ छोड़ दिया जाए, केदारनाथ। लगभग आपको और हेलीकॉप्टर की स्पीड हम लेके चलेंगे 10 मिनट, ठीक है। अगर हमने आधा घंटा लिया तो आपकी बॉडी उसको समझ जाएगी। अगर आप अचानक से 10 मिनट के अंदर आपको केदारनाथ में खड़ा कर दें हम लोग, तो आप तुरंत क्या कर देंगे, वॉमिट कर देंगे, क्योंकि वो जो प्रेशर का चेंज है वो आपकी बॉडी समझ नहीं पाई है। लेकिन जब आधे घंटे की फ्लाइट लेते हैं हेलीकॉप्टर से या यहाँ से जीप से बैठ के या बाइक से जाते हैं, तो आपका हार्ट इस बात को समझता है कि धीरे धीरे प्रेशर कम हो रहा है, तो हार्ट भी क्या करता है, अपने प्रेशर को कम करना शुरू कर देता है, ठीक है। तो यानी कि जो ये आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, सीजन वाइज भी चेंज होता है और स्पेस वाइज भी चेंज होता है, स्पेशली आपका एल्टीट्यूड। जब आपका एल्टीट्यूड चेंज होता है या लैटिट्यूड चेंज होता है, तो आपका जो प्रेशर है वो भी आपके ऊपर कम या ज्यादा हो रहा होता है। तो यहां से एक क्वेश्चन तो मुझे बताना, ये जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं, यहाँ A पॉइंट जो कि इक्वेटर पे है और एक आपका B पॉइंट जो कि आपके नॉर्थ पोल पे है, दोनों में प्रेशर कहाँ ज्यादा होगा, A पॉइंट पे में कि B पॉइंट पे, एयर प्रेशर दोनों में एयर प्रेशर कहाँ ज्यादा होगा, A पॉइंट पे ज्यादा होगा एयर प्रेशर, B पे ज्यादा होगा, ठीक है। ध्रुव, सर ए। A पे ज्यादा होगा, ठीक है। चलो शिरवी, सब बी पे ज्यादा होगा। चलो B पे ज्यादा होगा, तो मुझे फिर ध्रुव बताएगा कि ध्रुव ने आंसर A क्यों बताया। यहाँ तो दो लोग B बोल रहे हैं। हाँ ध्रुव, कोई लॉजिक है? सर क्योंकि बी हाइट पे है और ए नीचे है। B हाइट पे है हाइट और A नीचे है। जैसे एयरप्लेन एरोप्लेन का देखा था, उस हिसाब से बोला है मैंने। अच्छा, पर मैं बोल रहा हूँ कि आप जमीन पे खड़े हुए हैं उसके बाद। ठीक है सर। अच्छा, चलो कोई तो बात नहीं। सर हाँ, ए पे ही होगा, क्योंकि 50 तो हमारे ए पे आ रहा था और जब एरोप्लेन ऊपर गया था तो 20 हो गया था वो। अच्छा। अब एक चीज था, मैंने आप लोगों को जब लेयर्स पढ़ाई थी, तो ट्रोपोस्फेयर की जो ब्रॉडनेस थी, जो मोटाई थी, वो सबसे ज्यादा कहाँ थी ट्रोपोस्फेयर की? नोट्स में देखो कहाँ लिखाया था मैंने आप लोगों को, ओवर दी क्या लिखाया था, इक्वेटर। कितने किलोमीटर? इक्वेटर। 16 किलोमीटर, ठीक है। तो अगर 16 किलोमीटर है इक्वेटर के ऊपर, तो यानी कि 16 किलोमीटर का जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपके ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं। और पोल्स पे मैंने कितना लिखाया था, 8 किलोमीटर। 8 किलोमीटर, ठीक है। यानी कि सिर्फ 8 किलोमीटर, यानी कि ये जो आपकी इतने मॉलिक्यूल्स हैं इसके बीच के, वो सारे के सारे कम हो गए। तो जब मॉलिक्यूल्स कम हुए तो उनका प्रेशर भी क्या हुआ होगा, आपके ऊपर कम हुआ होगा। तो साफ सी बात है, ए पॉइंट पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा वो ज्यादा होगा, और बी पॉइंट पे जहां पे ट्रोपोस्फेयर की जो मोटाई है वो अपने आप कम हो गई है, 8 किलोमीटर ही रह गई है, वहां पे जो एयर प्रेशर होगा वो कम होगा। क्लियर है यहां तक? ठीक है। यानी कि आपका जो लैटिट्यूड है, जब वो इंक्रीज होता है, हमने उस दिन डिस्कस किया था कि आपका जो लैटिट्यूड होता है जीरो, आपका इस पे कितना होता है आपका, एक मिनट, हमने डिस्कस किया था ना उस दिन कि यहाँ पे आपका 0 डिग्री होता है,
ठीक है, और जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाओगे यहाँ पे कितना पहुंच जाता है 90। तो जैसे जैसे आपका लैटिट्यूड इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है, वैसे वैसे आपकी ट्रोपोस्फियर स्ट्रेटोस्फियर की जो लेयर की मोटाई है वो भी कम होती जाएगी। और अगर लेयर की मोटाई कम होगी तो उसके मॉलिक्यूल्स भी कम होंगे, आयंस कम होंगे, गैसेस कम होंगी, तो प्रेशर भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यहां तक सबको क्लियर है? देखो मैं रेक्टाफिकेशन नहीं लिखा रहा हूं, मैं आपको ना समझाने की कोशिश, ये चैप्टर खाली समझ लो। अगर मैं लिखाने बैठूंगा 2 दिन लिखाते लिखाते बीत जाएंगे हमको। इतना समझ में आ गया? इससे आप ध्यान रखना, Yes. आपके जो स्टेट पीसीएस के क्वेश्चन है, स्टेट पीसीएस एग्जाम है, चाहे अपर हो, लोअर हो, आरओ हो, या आपके ग्रुप सी के एग्जाम हो, इससे मुश्किल से मुश्किल सिर्फ 2 क्वेश्चन आते हैं जो हम लोग कर रहे हैं। यूपीएससी में बहुत क्वेश्चन आते हैं क्योंकि बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, बहुत ट्रिकी चैप्टर है। लेकिन मैं बस आपको डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि अगर इनकेस इस बार कहीं ज्यादा क्वेश्चन दे दिया आरओ में कि भाई ये लो प्रेशर कहाँ पे आपको महसूस होगा, हाई प्रेशर कहाँ पे होगा, तो आप लोग उस चीज को कर लो आराम से। ठीक है, चलो, तो एक चीज हमारी ये हो गई। ठीक, अच्छा अब वापस आते हैं हम लोग अपने पॉइंट पे। तो हमने समझ लिया भाई एयर प्रेशर जो है सीजनली चेंज होता है, और स्पेस यानी कि लोकेशन वाइज भी एयर प्रेशर चेंज होता है। तो अब वापस हम अभी यहाँ पे आ जाएं जहां हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि अगर आप केदारनाथ पे चले जाएं तो वहां पे एयर प्रेशर क्या होगा, कम होगा, क्योंकि ऊंचाई पर है। और अभी आप देहरादून में हैं तो यहाँ एयर प्रेशर ज्यादा है। और इससे भी कम अगर एयर प्रेशर आपको महसूस करना है, देहरादून से भी कम एयर प्रेशर, सॉरी, देहरादून से भी ज्यादा एयर प्रेशर महसूस करना है तो कहाँ जाना पड़ेगा आपको? अगर कम करना है तो केदारनाथ चले गए एयर प्रेशर के लिए, और अगर आपको ज्यादा दिल्ली। दिल्ली, और उससे भी कम और उससे भी ज्यादा एयर प्रेशर, तब कहाँ जाएंगे? मुंबई नीचे साउथ साइड। साउथ में यानी चेन्नई। ठीक है, जैसे कि ये आपका मान के चलो, ये आपका क्या हो गया, चेन्नई हो गया। ठीक है, यहाँ का एयर प्रेशर ज्यादा होगा क्योंकि आप इक्वेटर के पास पहुंचते जा रहे हैं, तो